पीएम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, मध्य प्रदेश का चंदेल राजवंश। तो चलिए मेरे साथ सीधे चलते हैं मध्यकालीन भारत के इस शानदार अध्याय में। और जैसे ही खजुराहो का नाम आता है ना, जहन में एक ही राजवंश का नाम आता है, चंदेल। ये कहना आप मानिए बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि खजुराहो ही चंदेलों की सबसे बड़ी, सबसे अमर पहचान है। आज हम इसी राजवंश की पूरी कहानी को समझेंगे, जिन्होंने सचमुच पत्थरों पर कविता लिख दी थी। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम खजुराहो और चंदेलों के रिश्ते को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस राजवंश का उदय कैसे हुआ, उनके महान शासकों और उनकी कीर्ति के बारे में जानेंगे, उनकी सबसे बड़ी देन, उनकी अद्भुत कला यानी पत्थरों में लिखी कविता पर नजर डालेंगे, सत्ता का पतन कैसे हुआ ये समझेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स है ना, उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जो उनकी असली पहचान है। देखिए, अगर चंदेलों को समझना है तो खजुराहो को समझना ही होगा। ये दोनों नाम एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं, अविभाज्य हैं। तो ये चंदेल थे कौन? ये थे मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के सबसे ताकतवर शासक। और हाँ, उस समय बुंदेलखंड को बुंदेलखंड नहीं बल्कि जेजाग भुक्ति कहा जाता था। अब ये जो नाम है ना, जेजाग भुक्ति, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। एग्जाम में अक्सर यह सवाल आता है कि जेजाग भुक्ति किस राजवंश से जुड़ा है? जवाब, चंदेल। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इतने शक्तिशाली राजवंश की नींव पड़ी कैसे? कहां से आए ये लोग और कैसे एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गए? चलिए जरा इनकी जड़ों तक चलते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। चंदेल शुरुआत से ही राजा नहीं थे, मतलब आजाद शासक नहीं थे। वो असल में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अब सामंत या फ्यूडिटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा छोटा शासक जो किसी बड़े राजा के अधीन काम करता हो। तो चंदेलों की कहानी की असल शुरुआत यहीं से होती है, एक सबऑर्डिनेट पावर के तौर पर। अब जरा इस टाइमलाइन को गौर से देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। 9वीं शताब्दी में संस्थापक थे नन्नुक। इन्होंने वंश की नींव तो रखी, पर जैसा मैंने बताया, एक सामंत के तौर पर। फिर सीन में आते हैं यशोवर्मन। इन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने ही मालिक को, मतलब गुर्जर प्रतिहारों को चुनौती दे दी, उन्हें कमजोर कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर कौन थे? वो थे धंगदेव। करीब 950 ईस्वी में इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया, और यहीं से चंदेल एक सॉवरन पावर बन गए। अच्छा, तो अब जब चंदेल आजाद हो गए तो इस वंश ने कई ऐसे महान शासक दिए जिन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि कला और संस्कृति को भी एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं धंगदेव की। इन्हें ही चंदेलों का पहला सच्चा सॉवरन रूलर माना जाता है। इन्होंने आते ही राज्य को कंसोलिडेट किया, मतलब मजबूत किया, और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव लिया। राजधानी को कालिंजर के अजय किले में शिफ्ट कर दिया। और हाँ, वास्तुकला के तो ये बहुत बड़े संरक्षक थे, जिसका सबसे शानदार सबूत हमें खजुराहो में देखने को मिलता है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये चंदेल इतिहास का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा मुकाबला है। एक तरफ थे विद्याधर, द ग्रेट चंदेला डिफेंडर, और दूसरी तरफ कौन? महमूद गजनवी, वो हमलावर जिसके नाम से उस दौर के बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते थे। लेकिन विद्याधर उन गिने चुने भारतीय राजाओं में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ गजनवी का सामना किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक खदेड़ दिया और कालिंजर के किले को बचाया। ये उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों में से एक गिनी जाती है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और जरूरी शासकों के नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे यशोवर्मन, जिन्होंने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। फिर कीर्तिवर्मन, जिन्होंने एक मुश्किल दौर के बाद चंदेल शक्ति को फिर से रिवाइव किया। और हाँ, परमार्थिदेव, ये अंतिम महान शासक थे। इनका नाम आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं में जिंदा है, उनके दो महान सेनापतियों आल्हा और ऊदल की वजह से। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने चंदेलों को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी वो विरासत जिसे पत्थरों में लिखी कविता कहा जाता है, यानी खजुराहो के मंदिर। तो ये जो मंदिर हैं, ये एक खास स्टाइल में बने हैं जिसे कहते हैं नागर शैली या नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये नॉर्थ इंडिया का टिपिकल मंदिर स्टाइल है। इसकी पहचान क्या है? एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर बीहाइव शेप्ड यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक शिखर होता है। अब ये जो टर्म है ना, नागर शैली, इसको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से ये सवाल जरूर बनता है। जरा सोच कर देखिए,
चंदेलों ने खजुराहो में 1 या 2 नहीं, 10 या 20 नहीं, बल्कि लगभग 85 मंदिरों का एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनवाया था। ये उनकी कला और धर्म के प्रति जो डेडिकेशन था, उसे दिखाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि वक्त की मार के आगे सब नहीं टिक पाए। आज उन 85 में से लगभग 20 मंदिर ही हमारे बीच मौजूद हैं, पर जो ये 20 बचे हैं ना, वो भी अपने आप में दुनिया के लिए एक अजूबा हैं। तो आखिर खजुराहो में ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं? पहली बात, यहाँ की मूर्ति कला, मतलब जो स्कल्पचर्स हैं वो बेजोड़ हैं। हर पत्थर, हर मूर्ति जैसे कुछ कह रही हो। दूसरी, अपनी विश्व प्रसिद्ध कामुक मूर्तियों के लिए ये जाने जाते हैं, जो उस दौर के जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, उनकी धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस। जरा सोचिए, एक ही जगह पर आपको शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्मों के मंदिर मिलते हैं। ये दिखाता है कि वो समाज कितना ओपन और इंक्लूसिव था। और इन्हीं सारी अनूठी खूबियों को देखते हुए यूनेस्को ने खजुराहो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जो इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस को और भी पुख्ता कर देता है। तो इतनी कला, इतनी शक्ति, इतना शानदार इतिहास, फिर इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, इतिहास का नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो चलिए अब समझते हैं कि चंदेल शक्ति का सूरज कैसे डूबा। इस पतन की शुरुआत हुई 1182 में। पृथ्वीराज चौहान के साथ एक संघर्ष हुआ जिसने चंदेलों को अंदर से काफी कमजोर कर दिया। लेकिन जो सबसे घातक झटका था, द फेटल ब्लो, वो लगा 1203 में। इस साल कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके सबसे मजबूत किले कालिंजर पर ही कब्जा कर लिया। और बस इसके बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ और चंदेल एक बड़ी ताकत से घटकर बस एक छोटी सी स्थानीय शक्ति रह गए। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो चंदेलों का समय कब से कब तक? 9वीं से 13वीं सदी। इलाका कौन सा? बुंदेलखंड, जिसका पुराना नाम था जिजाक भुक्ती। राजधानियां कौन कौन सी रहीं? खजुराहो और बाद में कालिंजर। 2 सबसे जरूरी शासक कौन? धंगदेव और विद्याधर। और उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? जाहिर है, खजुराहो के मंदिर। और ये रहा एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक, इसे जरूर याद रखिएगा। जब भी चंदेल राजवंश का नाम सुने तो अपने दिमाग में बस ये 3 शब्द ले आइएगा: खजुराहो, कला और बुंदेलखंड। बस चंदेलों का पूरा सार आपको इन्हीं 3 शब्दों में मिल जाएगा। तो आखिर में सवाल यही है कि चंदेल राजवंश ने मध्य प्रदेश को क्या दिया? उन्होंने सदियों तक बुंदेलखंड को राजनैतिक स्थिरता दी। उन्होंने कला और स्थापत्य की एक ऐसी अमर विरासत छोड़ी जो आज हमारी विश्व धरोहर है, खजुराहो। उन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान दी जिस पर आज भी गर्व किया जाता है। और यही वजह है कि MPPSC के लिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी है।